हाँ जी, क्या हाल चाल आप लोगों के। आज ये लेक्चर नंबर अपना 5 है। आज इंडिया 16 अपना कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप फर्स्ट टाइम ये लेक्चर वॉच कर रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, तो इस पे 4 लेक्चर ऑलरेडी पड़े हुए हैं। तो आप जा सकते हैं मेरे पुराने यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है फिनटेक्स नॉलेज विद सी रोहित। तो वहाँ हमने 4 लेक्चर डाले हुए हैं। बट हमारे स्टूडेंट ने कुछ कमेंट के माध्यम से बोला कि सर इसके लिए एक सेपरेट चैनल बना दीजिए। तो इसके लिए हमने एक सेपरेट चैनल बना दिया है, CMS सक्सेस एकेडमी करके। तो अभी जो भी यूट्यूब वीडियोज होंगे CMS या फार से रिलेटिंग, वो इसी चैनल पे आने वाले हैं। ठीक है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सारा कंटेंट यही मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने कवर किया था इंडिया 16 में। हम लोगों का सारा हो गया था, बचा था कि मेजरमेंट ऑफ पीपी। ये कॉन्सेप्ट हमारा बचा हुआ था, मेजरमेंट ऑफ पीपी। कि पीपी को एक बार बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया, उसके बाद उसको कैसे मेजर किया जाएगा। लाइक कॉस्ट मॉडल लगाएगी इंटिटी, या रीवैल्यूएशन मॉडल लगाएगी। कॉस्ट मॉडल सिंपल है, कॉस्ट मॉडल में कुछ नहीं है। अगर क्वेश्चन आएगा तो रीवैल्यूएशन मॉडल से आएगा। कॉस्ट मॉडल मेरा बहुत सिंपल है कि आप कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर दिए, देन उसके बाद आपकी असेट की वैल्यू बढ़ती है या घटती है, फेयर मार्केट वैल्यू असेट की, आपको कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करना है। उस पर आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, और और कोई अगर इम्पेयरमेंट है तो उस पर टेस्ट करना है। बाकी कोई इस पर कुछ भी आप उसको रिवैल्यू नहीं करेंगे। तो होता है कॉस्ट मॉडल। ठीक है। तो कॉस्ट मॉडल से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, अगर आएंगे तो रिवैल्यूएशन मॉडल से आएंगे। तो हमारा इंपॉर्टेंट है रिवैल्यूएशन मॉडल। तो पहले देखेंगे हम लोग रिवैल्यूएशन मॉडल, उसके बाद देखेंगे कॉस्ट मॉडल। तो दो मॉडल होते हैं। इंडिया 16 ये बोलता है कि दो मॉडल होते हैं, दो मॉडल को चूज कर सकती है एंटिटी अपनी पीपी को रीमेजर करने के लिए। ठीक है। तो रिवॉल्यूशन मॉडल ये बोलता है कि अगर एसेट जो बुक में रिकॉर्ड की गई थी उसकी अगर वैल्यू बढ़ गई है, फेयर मार्केट वैल्यू, तो उसको हम रिवैल्यू कर सकते हैं। और जो गेन होगा या जो लॉस होगा रिवॉल्यूशन पे, उसको हम एडजस्ट करेंगे रिवॉल्यूशन रिजर्व के साथ। ठीक है। तो इफ़ फेयर वैल्यू ऑफ एन एसेट बिकम हायर देन इट्स कैरिंग अमाउंट, जो हमारी फेयर वैल्यू ऑफ एसेट है, जिस डेट पे हम एसेट को रीमेजर कर रहे हैं, रीवैल्यूएशन कर रहे हैं, जिस डेट पे। वैसे तो ये कॉन्सेप्ट जो इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट इंडिया 36 में अच्छे से कवर किया गया है, क्योंकि वहाँ पे तो बहुत अच्छे से इसको कवर किया गया है। तो जब इंडिया 36 पढ़ाएंगे तो वहाँ भी आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बट अभी के लिए समझ लीजिए कि कोई भी जो एसेट की फेयर वैल्यू उसकी कैरिंग अमाउंट से ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे जो गेन आता है उसको हम बोलते हैं रीवैल्यूएशन गेन। राइट। तो उस रीवैल्यूएशन गेन को हम दिखाते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं आरआर में, रिवैल्यूएशन रिजर्व में। और जो ओसीआई का पार्ट बनता है, आपको पता होगा पीएनएल के दो पार्ट होते हैं, ओसीआई भी होता है। ओसीआई मतलब अदर कंप्रहेंसिव इनकम। राइट। तो पहला ये है कि अगर फेयर वैल्यू ऑफ एसेट बिकम हायर देन कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट, जो बुक्स ऑफ अकाउंट में कैरिंग अमाउंट है एसेट की, उस एसेट से फेयर वैल्यू ज़्यादा हो गई तो हमारा गेन आ जाएगा। उस गेन को हम लोग रिकग्नाइज करेंगे। If fair value of an asset become higher than its carrying amount, then increase in value can be recognized in books of account and revaluation model। ठीक है। अब देखिए, जो रिवैल्यूएशन मॉडल लगता है वो क्लास ऑफ एसेट के लिए लगता है। ऐसा नहीं है कि आपने एक एसेट पे रिवैल्यूएशन मॉडल लगा दिया, दूसरे एसेट पे आपने कॉस्ट मॉडल लगा दिया, बिल्कुल भी नहीं होगा। जो सेम क्लास ऑफ एसेट हैं उन पे आप एक मॉडल लगाओगे, चाहे आप कॉस्ट मॉडल लगाओ चाहे आप रिवैल्यूएशन मॉडल लगाओ। डिपेंड करता है एंटिटी पे कि एंटिटी क्या चूज करती है। ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि चाहे आप कॉस्ट मॉडल लगाओ चाहे रिवैल्यूएशन मॉडल लगाओ, बट आप सेम क्लास ऑफ असेट पे सेम मॉडल लगाओगे। एन एंटिटी इज बाउंड टू अप्लाई रिवैल्यूएशन मॉडल ऑन क्लास ऑफ असेट, मींस एप्लीकेशन ऑफ रिवैल्यूएशन मॉडल होगा कैन नॉट बी मेड इंडिविजुअल असेट। किसी इंडिविजुअल असेट पे आप रिवैल्यूएशन मॉडल को नहीं लगाओगे। फॉर एग्जांपल, आपके पास दो फैक्ट्री बिल्डिंग है, आपकी दो फैक्ट्री हैं। एक फैक्ट्री पे आप चाहते हो कॉस्ट मॉडल लगा लो, दूसरे फैक्ट्री पे आप चाहते हो रिवैल्यूएशन मॉडल लगा लो। ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा, ऐसा इंडियस नहीं करने देगा आपको।
या तो आप दोनों फैक्ट्रीज पे कॉस्ट मॉडल लगाओ या दोनों फैक्ट्रीज पे रीवैल्यूएशन मॉडल लगाओ, ठीक है। बट ऐसा नहीं कि एक पे कॉस्ट मॉडल या एक पे रिवोल्यूशन मॉडल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। मीनिंग ऑफ क्लास ऑफ असेट, अ क्लास ऑफ असेट कैन बी फॉर्म बाई ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर असेट। एक जैसी असेट को हम सिमिलर ग्रुप में रख के क्लास ऑफ असेट बना सकते हैं, जैसे लैंड बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर, प्लांट मशीन एक्सेट्रा, ठीक है। तो सिमिलर क्लास ऑफ असेट पे हम यूज़ करेंगे रिवोल्यूशन मॉडल या कॉस्ट मॉडल, इंडिविजुअल असेट पे नहीं लगेगा। अब देखते हैं ये इसका इंपॉर्टेंट क्या है, इसकी अकाउंटिंग, कि अगर किसी एसेट को रीवैल्यू किया गया है तो उसकी अकाउंटिंग क्या की जाएगी, दैट इज मेन पॉइंट। अकाउंटिंग समझना है अपन को कि अकाउंटिंग कैसे की जाएगी अगर इंटिटी ने रीवैल्यूएशन मॉडल अडॉप्ट किया है और एसेट को रीवैल्यू किया है। तो रीवैल्यू करने पे गेन या लॉस दो ही चीज़ें आएंगी, या तो गेन आएगा हमारा या लॉस आएगा, तीसरी चीज़ नहीं आने वाली। तो गेन या लॉस को हम कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाएंगे, कैसे उसकी अकाउंटिंग करेंगे, दैट इज मेन पॉइंट, ठीक है। तो सबसे पहले ये बात आती है कि इसमें चार सिनेरियो बन सकते हैं। फर्स्ट सिनेरियो ये बन सकता है कि मान लो कैरिंग अमाउंट हमारा कम है और फेयर वैल्यू ज़्यादा है, मतलब फेयर वैल्यू कैरिंग अमाउंट से ज़्यादा है, गेन आ गया। तो गेन की सिनेरियो में हम क्या करेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट में मान लो कैरिंग अमाउंट थी 1 लाख रुपए पीपीई की, और जब एसेट को रीवैल्यू किया गया तो 1,20,000 रुपये की थी फेयर वैल्यू। तो जो 20,000 रुपये का गेन आया, इस गेन को हम क्या करेंगे, कहाँ ट्रांसफर करेंगे, तो ये जाएगा रीवैल्यूएशन रिजर्व में। कहाँ जाएगा, रीवैल्यूएशन रिजर्व में। इसको बोलते हैं इनिशियल अपवर्ड मीन्स, मतलब फर्स्ट टाइम, ये बात याद रखना, फर्स्ट टाइम हम क्या कर रहे हैं, अपवर्ड उसको रिवैल्यू कर रहे हैं फर्स्ट टाइम। तो फर्स्ट टाइम अगर उसको हम अपवर्ड रिवैल्यू कर रहे हैं, मतलब फर्स्ट टाइम हम उसको रिवैल्यू कर रहे हैं और रिवैल्यू करने के गेन आ गया, तो उस गेन को हम ट्रांसफर करेंगे रीवैल्यूएशन रिजर्व में। इसको एग्जांपल से समझिए। रीवैल्यूएशन मॉडल, तो पहला जो है इसमें पॉइंट ये कि क्लास ऑफ असेट पे लगेगा, ये क्लास पहला है कि क्लास ऑफ असेट पे लगेगा, इंडिविजुअल एसेट पे अप्लाई नहीं होगा। दूसरा और इसका इंपॉर्टेंट क्या है, अकाउंटिंग, इसकी अकाउंटिंग कैसे की जाएगी, अकाउंटिंग। तो यहाँ पे चार सिनेरियो बताए गए हैं कि चार सिनेरियो में कैसे कैसे अकाउंटिंग हमें करनी है। तो फर्स्ट सिनेरियो की हम बात करते हैं। फर्स्ट सिनेरियो ये है, फर्स्ट सिनेरियो ये बोलता है कि मान लो असेट को फर्स्ट टाइम रिवैल्यू किया जा रहा है, फर्स्ट टाइम की बात हो रही है, इनिशियली फर्स्ट टाइम, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन में आपको ये बता देगा कि फर्स्ट टाइम इसका रिवैल्यूएशन किया जा रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम मान लो उसका उसको रिवैल्यूएशन किया जा रहा है, उसका रिवैल्यू किया जा रहा है फर्स्ट टाइम। और फर्स्ट टाइम रिवैल्यू करने पे मान लो कोई पीपीई थी, किसी पीपीई की जो कैरिंग अमाउंट है बुक्स ऑफ अकाउंट में, कैरिंग अमाउंट 1 लाख रुपए थी, राइट। इसको रिवैल्यू किया गया, रिवैल्यू करने पे इसकी फेयर वैल्यू थी, फेयर वैल्यू थी 1,20,000। यहाँ पे क्या आ गया, गेन आ गया 20,000 का, राइट। 20,000 रुपये का हमारा गेन आ गया। इस गेन को हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, इस गेन को हम ट्रांसफर करेंगे रीवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट में। रीवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट में। तो अगर हमने फर्स्ट टाइम क्या किया, एसेट को रीवैल्यू किया फर्स्ट टाइम,
और असेट को रीवैल्यू करने पे कोई गेन आ गया। गेन कब आएगा? जब कैरिंग अमाउंट हमारी जो हमारी फेयर वैल्यू है कैरिंग अमाउंट से ज़्यादा होगी। ठीक है, फेयर वैल्यू कैरिंग अमाउंट से जब ज़्यादा होगी तब हमारा गेन अराइज होगा, और उस गेन को हम ट्रांसफ़र करेंगे आर में, रीवैल्यूएशन रिजर्व में। इसकी जर्नल एंट्री क्या पास होगी? इसकी जर्नल एंट्री जो पास होगी, पीपी अकाउंट डेबिट टू आर मतलब रीवैल्यूएशन रिजर्व कितने से बढ़ गया? 20,000 से। हमारी जो पीपी है वो 20,000 से बढ़ गई, और ये 20,000 रुपये में ट्रांसफर हो जाएगा रीवैल्यूएशन रिजर्व में। डेट्स इट। तो हमने सीख लिया कि फर्स्ट टाइम अगर एसेट को रीवैल्यू किया गया है और एसेट को रीवैल्यू करने पे कोई गेन आ गया है, गेन कब आता है? जब फेयर वैल्यू हमारी ज़्यादा होती है कैरिंग अमाउंट से, तब हमारा गेन आता है। उस केस में हम गेन को ट्रांसफर करेंगे रीवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट में। सिंपल एंट्री पास कर देंगे, पीपी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन रिजर्व। डेट्स इट। ठीक है। दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है? दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि फर्स्ट टाइम रीवैल्यू किया जा रहा है एट डाउन ट्रेंड। मतलब ये कहने का, इनिशियली डाउनवर्ड फर्स्ट टाइम किया जा रहा है असेट को रिवैल्यू, और असेट को रिवैल्यू करने पे लॉस आ गया, उसको बोलते हैं डाउनवर्ड। ठीक है। तो डाउनवर्ड करने पे अगर लॉस आ गया तो उस लॉस को हम क्या करेंगे? सिनेरियो नंबर 2 में चीज लिखी हुई है, इनिशियली डाउनवर्ड मीन्स फेयर वैल्यू इज लेस देन कैरिंग अमाउंट, देन लॉस शुड बी ट्रांसफर इन P&L। सेकेंड सिनेरियो में लिखा हुआ है इनिशियली डाउनवर्ड मीन्स, डाउनवर्ड का मतलब क्या होता है कि फेयर वैल्यू हमारी कम हो गई कैरिंग अमाउंट से, और जो लॉस आएगा उसको हम P&L में ट्रांसफर करेंगे। देखिए, समझते हैं। तो फर्स्ट टाइम हम रिवैल्यू कर रहे हैं और ये क्या हुई है? डाउनवर्ड हुई है। ठीक है। तो डाउनवर्ड में क्या होता है कि जो हमारी फेयर वैल्यू होती है वो कम हो जाती है कैरिंग अमाउंट से। तो यहाँ पे मान लो जो कैरिंग अमाउंट थी वो थी 1,00,000 सेम, 1,00,000 सेम थी। फेयर वैल्यू हमारी यहाँ पे बची 80,000, फेयर वैल्यू 80,000। तो फर्स्ट टाइम हम असेट को रीवैल्यू कर रहे हैं और क्या दिख रहा है कि हमारी जो कैरिंग अमाउंट है वो मोर देन है फेयर वैल्यू, मतलब फेयर वैल्यू असेट की कम हो गई। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया? लॉस आ गया। कितना? 20,000 का रीवैल्यूएशन लॉस। फर्स्ट केस में हमने गेन देखा था, सेकंड केस में क्या आ गया? लॉस आ गया। ये फर्स्ट टाइम की बात हो रही है जब फर्स्ट टाइम असेट को रिवैल्यू किया जा रहा है। बार बार मैं फर्स्ट टाइम को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सब्सिक्वेंट टाइम अगर किया जाएगा तो उसका कुछ अलग ट्रीटमेंट होगा, इसलिए मैं फर्स्ट टाइम बोल रहा हूँ कि फर्स्ट टाइम रिवैल्यू करने पे अगर गेन आएगा तो गेन के बारे में मैं बता चुका हूँ कि गेन के बारे में क्या होगा। लेकिन अगर लॉस आ गया तो लॉस कैसे आएगा? जब हमारी फेयर वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी कैरिंग अमाउंट से, तो हमारा लॉस आ जाएगा। फेयर वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी कैरिंग अमाउंट से तो गेन आएगा, फेयर वैल्यू कम हो जाएगी कैरिंग अमाउंट से तो लॉस आ जाएगा। राइट। इस लॉस को हम ट्रांसफ़र करेंगे कहाँ? P&L में।
इसको हम ले जाएंगे पी एंड एल अकाउंट में। अब यहाँ एक क्वेश्चन अराइज होता है, सर क्या इसको रीवैल्यूएशन रिजर्व में नहीं ले जाएंगे? जी बिल्कुल भी नहीं। इंडिया 16 मना करता है, कहता नहीं आप इसको रीवैल्यूएशन रिजर्व में नहीं ले जाएंगे, इसको आप पी एंड एल में ले जाएंगे। ठीक है, तो गेन के केस में हम आरआर में ट्रांसफर कर सकते हैं, बट अगर फर्स्ट टाइम रीवैल्यू कर रहे हैं एसेट को, लॉस आ गया है, तो उस लॉस को हम पी एंड एल में ले जाएंगे इंस्टेड ऑफ ट्रांसफर टू रीवैल्यूएशन रिजर्व। रीवैल्यूएशन रिजर्व में ट्रांसफर करने के बजाय हम उसको पी एंड एल में ले जाएंगे। तो इसकी एंट्री क्या पास होगी, देखिए। रिवैल्यूएशन लॉस जो हमारा है उसको डेबिट कर देंगे टू पी एंड एल 20,000। जो भी एडजस्टमेंट है हम पी एंड एल में डाल के हटा देंगे, कुछ भी रिवैल्यूएशन रिजर्व में नहीं ले जाएंगे। तो एक चीज़ ध्यान में रखना है कि अगर फर्स्ट टाइम गेन आएगा तो उसको आरआर में ले जाएंगे, और फर्स्ट टाइम में अगर लॉस आएगा तो उसको हम पी एंड एल में ले जाएंगे। दो सिनेरियो हमने कवर कर लिया। अब बात करते हैं सब्सिक्वेंट। ये तो हो गया फर्स्ट टाइम जब हम करेंगे रिवैल्यू तो क्या होगा। अब दूसरा और है कि सब्सिक्वेंट करेंगे। मान लो फर्स्ट टाइम किए थे तो गेन या लॉस जो भी आया था, उसके बाद हम सेकेंड टाइम कर रहे हैं, इसको बोल सकते हो सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन। सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन, इसमें भी दो केस बन सकते हैं। इसमें दो केस कौन से बन सकते हैं, आइए देखते हैं। पहला इसमें केस बन सकता है, पहला पहला इसमें केस क्या बन सकता है कि जब फर्स्ट टाइम हमने किया था तो गेन आया था, सेकेंड टाइम में लॉस आ गया। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि फर्स्ट टाइम करने पे कितना आया था, गेन आया था 20,000 रुपये का, ये गेन आया था। बट सेकेंड टाइम जब हम रिवैल्यू कर रहे हैं तो आ गया लॉस। तो फर्स्ट टाइम गेन आया था, सेकेंड टाइम लॉस आया, मतलब यहाँ लिख दो फर्स्ट टाइम क्या आया था, फर्स्ट टाइम गेन था, एंड कितना है, ठीक है, फर्स्ट टाइम गेन था। अगर फर्स्ट टाइम गेन आया था और अब जब रिवैल्यू कर रहे हैं तो क्या आ गया, लॉस आ गया। तो इस केस में क्या करेंगे कि जो भी लॉस का अमाउंट होगा, जो भी लॉस का अमाउंट होगा उसको हम पहले क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे गेन के साथ। जो भी हमारे लॉस का अमाउंट आएगा उसको एडजस्ट करेंगे हम गेन के साथ पहले, और जो अमाउंट बच जाएगा, जो सेट नहीं हो पाएगा गेन के साथ, उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे पी एंड एल में। ठीक है, इसको एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। जैसे हमने किसी एसेट को रीवैल्यू किया था, हम ऊपर वाला एग्जांपल ही ले लेते हैं। किसी एसेट को हमने रीवैल्यू किया था, रीवैल्यू करने पे गेन कितना आया था, 20,000। अभी इसी एसेट को हम दोबारा क्या किए, दोबारा रीवैल्यू किए, ठीक है, नेक्स्ट ईयर में। तो यहाँ पे क्या आ गया, लॉस आ गया मान लो। लॉस आ गया कितना, 30,000 रुपये का, फॉर एग्जाम्पल 30,000 का रीवैल्यूएशन पे लॉस आ गया सेकेंड टाइम पे, सब्सिक्वेंट टाइम पे, और फर्स्ट टाइम गेन आया था। तो सबसे पहले हमारा काम होगा, इस लॉस को हम एडजस्ट करेंगे जो पुराना गेन है उसके साथ। पुराना गेन कितना है, 20,000। तो पहले एडजस्ट करेंगे इसको विद ओल्ड गेन। जो भी हमारा ओल्ड गेन पड़ा हुआ है रीवैल्यूएशन रिजर्व में, कितना पड़ा हुआ है, 20,000, उसके साथ इसको हम एडजस्ट करेंगे। कितना है, 20,000, 20,000, इसके साथ इसको हम एडजस्ट करेंगे। तो कितना बचा,
30,000 की लॉस 20,000 से एडजस्ट होने के बाद जो बैलेंस बचेगा कितना बचेगा लॉस का? 10,000 ये बचेगा ना। इसको ले जाएंगे पी एंड एल में, इसको पी एंड एल में ले जाएंगे, इसको पी एंड एल में ले जाएंगे। ठीक है। तो अगर सेकंड टाइम पे, फर्स्ट टाइम पे गेन आया था, सेकंड टाइम पे लॉस आया, तो ऐसा नहीं कि जो लॉस आएगा उस पूरे लॉस को हम पी एंड एल में ले जाएंगे, नहीं ले जाएंगे। उसमें से जितना गेन आया था उस गेन से पहले एडजस्ट करेंगे उस लॉस को, जो बचेगा उसको हम पी एंड एल में ले जाएंगे। अब इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? बहुत ही सिंपल है, देखिए इसकी जनरल एंट्री क्या पास होगी। जनरल एंट्री कितना लॉस आया है? लॉस अपना आया है 30,000। रिवैल्यूएशन पे जो लॉस आया है, रिवैल्यूएशन लॉस, डेबिट 30,000, 30,000 टू रिवैल्यूएशन रिजर्व जो हमारा गेन आया था उसमें से एडजस्ट हो जाएगा, और टू पी एंड एल। कितना ये जाएगा? 20,000, ये जाएगा 10,000। ये एंट्री पास हो गई। रिवैल्यूएशन लॉस जो आया उसको डेबिट किए, टू रिवैल्यूएशन रिजर्व हो गया, और टू पी एंड एल। पहले एडजस्ट करेंगे, जितना हमारा गेन आया था उससे एडजस्ट कर लेंगे, जो बचेगा वो पी एंड एल में जाएगा। ये हो गया मेरा तीसरा सिनेरियो। अब सब्सिक्वेंट रिवोल्यूशन में क्या होगा? सब्सिक्वेंट रिवोल्यूशन में दूसरा सिनेरियो क्या बनेगा वो देखते हैं। दूसरा, फर्स्ट टाइम लॉस हुई थी, ठीक है, सब्सिक्वेंट क्या हो गया? गेन हो गया। फर्स्ट टाइम लॉस हुई थी, सब्सिक्वेंट मतलब दोबारा रिवोल्यूशन करने पे क्या हो गया? गेन हो गया। अब क्या करेंगे? फर्स्ट टाइम लॉस आई थी एंड सब्सिक्वेंट गेन हो गया। तब जो फर्स्ट टाइम लॉस आई थी तो हमने देखा था कि लॉस के केस में हम क्या करते हैं, सीधे पी एंड एल में ट्रांसफर कर देते हैं। जैसे हमने एंट्री पास की थी, ये यहाँ देखो, ये पी एंड एल, ये पी एंड एल, जी पी एंड एल, ठीक है। इस पी एंड एल में हमने दिखाया था कितना लॉस? 20,000, क्योंकि सब फर्स्ट टाइम हम कर रहे थे और फर्स्ट टाइम रिवोल्यूशन करने पे हमारा लॉस आ गया था 20,000 का। इस 20,000 को हम पी एंड एल में ट्रांसफर कर दिए थे। अब क्या हुआ कि इसको हम दोबारा रिवैल्यू किए और दोबारा रिवैल्यू करने पे गेन आ गया। तो अब क्या होगा? वही लिखा हुआ है, फर्स्ट टाइम लॉस आई थी, सेकंड टाइम गेन आ गया। देन अब क्या होगा? तो उस केस में गेन के अमाउंट को, जो गेन आएगा इस अमाउंट को सबसे पहले हम ले जाएंगे फर्स्ट एडजस्ट करेंगे विद पी एंड एल लॉस। जितना हमने पी एंड एल में लॉस ट्रांसफर किया था उतना हम एडजस्ट करेंगे पहले, ठीक है। फर्स्ट टाइम अगर लॉस आया है, यस गेन आया है, फर्स्ट टाइम लॉस एंड सेकेंड टाइम जो रिवोल्यूशन करने पे गेन आया है, तो जितना पहले हमने लॉस पे एंड एल में ट्रांसफर किया था उतना हम पहले क्या करेंगे, उससे एडजस्ट करेंगे जो गेन का प्रॉफिट है। जो रिमेनिंग बचेगा,
जो रिमेनिंग बैलेंस बचेगा वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा हमारा आरआर में, रिवॉल्यूशन रिजर्व में। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट टाइम लॉस कितना हुआ था, मान लो यहाँ पे आते हैं एग्जांपल। फर्स्ट टाइम जो हमारा गेन कितना हुआ था, गेन हुआ था हमारा, सॉरी, फर्स्ट टाइम हमारा लॉस हुआ था 20,000। अभी गेन कितना हो गया, गेन हो गया 30,000। राइट। तो जब फर्स्ट टाइम हमारा लॉस हुआ था ये 20,000 रुपये का, तो इस लॉस को हम कहाँ ले गए थे, P&L में ले गए थे। तो अब इस गेन का 20,000 अमाउंट हम कहाँ ले जाएंगे, इस गेन का 20,000 अमाउंट हम ले जाएंगे P&L में। और बाकी जो 10,000 अमाउंट बचेगा वो कहाँ ले जाएंगे, वो ले जाएंगे हम रीवैल्यूएशन रिजर्व में, आरआर में, रीवैल्यूएशन रिजर्व में ले जाएंगे। 30,000 रुपये का गेन का 20,000 रुपये हम ले जाएंगे P&L में, और 10,000 रुपये ले जाएंगे रीवैल्यूएशन रिजर्व में। इंट्री जैसे पास होती है वैसे पास हो जाएंगी। गेन के केस में क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। ठीक है। गेन के केस में एंट्री जो हमारे पास हो जाएगी, पीपीई अकाउंट डेबिट टू आरआर। कितना गेन हुआ, 20,000 का, सॉरी 30,000 का। ये मेरा गेन हो गया, 30,000 का गेन हो गया। अब सेकंड एंट्री क्या पास होगी, रिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन जो गेन आया है, रिवैल्यूएशन गेन डेबिट टू P&L टू आरआर। यहाँ हमारा था 30,000, P&L में जाएगा 20,000, जितनी लॉस पहले गई थी, 10,000 यहाँ चला जाएगा। ये हो गई हमारी एंट्री, पास हो गई। ऐसे पास हो जाएगी एंट्री। ठीक है। उतने से हमारी एसेट बढ़ जाएगी, पीपीई 30,000 रुपये से बढ़ गई, रिवोल्यूशन गेन अकाउंट डेबिट टू P&L टू आरआर, एंट्री पास हो गई। ऐसे होगा। ये 4 सिनेरियो हैं। इसको अगर मैं समराइज करूं तो देखिए कैसे समराइज होगा। इसकी एक चार्ट बनाते हैं, समरी चार्ट। रिवैल्यूएशन केस में क्या होगा, यहाँ आ जाओ। पहला, फर्स्ट टाइम गेन हुआ है, फर्स्ट टाइम गेन कहाँ ले जाओगे, रिवैल्यूएशन रिजर्व में ले जाओगे, जो गेन होगा। ठीक है। यहाँ आ जाओ। दूसरा, फर्स्ट टाइम लॉस हुआ है, ये कहाँ जाएगा, और ये अपना जाएगा P&L में। थर्ड, फर्स्ट टाइम गेन हुआ था, सब्सिक्वेंट क्या हो गया, लॉस हो गया। फर्स्ट टाइम गेन हुआ था, लेकिन जब सब्सिक्वेंट किया गया तो लॉस हो गया। इस केस में अब क्या करेंगे, ये, ठीक है, तो फर्स्ट टाइम गेन हुआ था, सब्सिक्वेंट लॉस हो गया, तो उस लॉस को हम एडजस्ट करेंगे, लॉस को एडजस्ट करेंगे फर्स्ट, एडजस्ट करेंगे फर्स्ट विद गेन
जो लॉस आई उस लॉस को पहले एडजस्ट कर देंगे गेन के साथ, मतलब गेन रिवोल्यूशन रिजर्व के साथ एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, फिर जो बैलेंस बचेगा, बैलेंस सेट ऑफ होगा P&L के साथ। एंड फोर्थ केस क्या है, यहाँ फोर्थ केस यहाँ लिख देते हैं। फोर्थ, फर्स्ट टाइम लॉस हुआ था, सब्सिक्वेंट गेन हो गया। फर्स्ट टाइम लॉस हुआ था, सब्सिक्वेंट क्या हो गया, गेन हो गया। अब इस सिनेरियो में क्या किया जाएगा, जो गेन है इस गेन को, गेन फर्स्ट एडजस्ट होगा विद प्रीवियस लॉस या फर्स्ट टाइम लॉस। फर्स्ट टाइम लॉस, जो फर्स्ट टाइम लॉस आई थी उसके साथ एडजस्ट होगा, मतलब P&L के साथ एडजस्ट होगा। और जो बैलेंस बचेगा वो कहाँ जाएगा, बैलेंस विद रिवैल्यूएशन रिजर्व, RR। ये रही समरी, बस यही होना है। चार सिनेरियो हैं, चारों सिनेरियो याद कर लो कि कहाँ कब कब P&L में जाएगा और कब रिवैल्यूएशन रिजर्व में जाएगा। बहुत ही सिंपल है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है और कॉस्ट मॉडल पे तो बहुत ही कम चांस है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप एक दो बार देखोगे तो आ जाएगा। इस पे क्वेश्चन भी आपके स्टडी मटेरियल में दिया हुआ है, उसको भी करवाता हूँ। तो यहाँ एक बार आते हैं अपने कॉन्सेप्ट बुक में, तो एक एक सिनेरियो करके देखते हैं कहाँ जाएगा। तो फर्स्ट सिनेरियो क्या बोलता है अपना, इनिशियली अपवर्ड, अपवर्ड मतलब गेन आया था, तो उस गेन को हम कहाँ ले जाएंगे, उस गेन को हम ले जाएंगे, गेन ट्रांसफर होगा इन RR। जो गेन होगा फर्स्ट टाइम वो जाएगा RR। और RR जो होता है, RR का मतलब रिवॉल्यूशन रिजर्व, वो किसका पार्ट होता है, OCI का पार्ट होता है। ठीक है, सेकेंड सिनेरियो इनिशियली डाउनवर्ड, इनिशियली डाउनवर्ड का मतलब इनिशियली लॉस हुआ था। ठीक है, तो उस लॉस के केस में जो लॉस होगा वो कहाँ जाएगा, सीधे P&L में जाएगा। दो केस अपने कवर हो गए। ओके, तीसरा केस इनिशियली अपवर्ड, मतलब इनिशियली हमारा गेन हुआ था फर्स्ट टाइम, सब्सिक्वेंट डाउनवर्ड मतलब लॉस हो गया, फर्स्ट टाइम गेन सेकंड टाइम लॉस। थर्ड केस अपना है देन लॉस अमाउंट फर्स्ट एडजस्ट होगी किसके साथ, विद इनिशियल गेन। जो लॉस अमाउंट था वो किसके साथ एडजस्ट होगा, गेन के साथ। और जो रेस्ट लॉस, जो बची हुई लॉस है कहाँ जाएगी, वो ट्रांसफर होगी P&L में। ये हो गया तीसरा। चौथा केस इनिशियल डाउनवर्ड एंड सब्सिक्वेंटली अपवर्ड, पहले लॉस आया था उसके बाद गेन आया, तो जो पहले जो लॉस आया था और उसके बाद जो गेन आया, तो उस गेन अमाउंट को सबसे पहले एडजस्टमेंट करेंगे लॉस के साथ, जो पहले लॉस आया था। तो ये गेन अमाउंट फर्स्ट एडजस्ट होगा विद इनिशियल लॉस एंड गेन आफ्टर एडजस्टमेंट वुड बी ट्रांसफर होगा RR, रीवैल्यूएशन रिजर्व में। तो पहले उस लॉस के साथ एडजस्ट होगा और रेस्ट अमाउंट जो बचेगा वो किस में जाएगा, रीवैल्यूएशन रिजर्व में जाएगा। ठीक है, चलिए एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, एडिशनल डेप्रिसिएशन। क्या होता है कि जब आप एसेट को रीवैल्यू करते हैं तो रीवैल्यू करने पे एसेट की वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है, या कम भी हो सकती है। तो अगर एसेट की वैल्यू बढ़ गई कैरिंग अमाउंट से, तो डेप्रिसिएशन भी उस पर बढ़ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो जो डेप्रिसिएशन बढ़ जाएगा तो डेप्रिसिएशन P&L में ज़्यादा जाएगा और कहीं ना कहीं वो प्रॉफिट को कम करेगा। तो उसको, उस प्रॉफिट को कंपनसेट करने के लिए जो गेन रीवैल्यूएशन रिजर्व में ट्रांसफर किया गया है, उस रीवैल्यूएशन रिजर्व का पार्ट ट्रांसफर किया जाएगा P&L में, इक्वलेंट टू एडिशनल डेप्रिसिएशन। ये ऐसा समझ में नहीं आएगा, इसको समझाते हैं तभी समझ में आएगा। तो अभी पढ़ लो क्या लिखा हुआ है, एडिशनल डेप्रिसिएशन ड्यू टू इंक्रीज इन कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट सो विल बी अमोर्टाइज रीवैल्यूएशन रिजर्व इक्वल टू एक्सेस डेप्रिसिएशन
रिटेन्ड अर्निंग कंपनसेट द प्रॉफिट। एंट्री क्या होगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू पीपीई एंड P&L अकाउंट टू डेप्रिसिएशन। एंड तीसरी एंट्री होगी रीवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रिटेन अर्निंग। ये इंपॉर्टेंट है, ये 3 एंट्री पास होंगी। इसका एक बेहतर एग्जांपल है, समझिए। जस्ट वेट। एग्जांपल लेते हैं इसका। कॉन्सेप्ट अपना है एडिशनल डेप्रिसिएशन। ये क्या है? एडिशनल डेप्रिसिएशन क्या है? तो देखिए, जब क्या होता है कि जब रीवैल्यूएशन होता है तो रीवैल्यूएशन के कारण एसेट की वैल्यू बढ़ जाती है। मान लो यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं। कैरिंग अमाउंट जो है पीपीई की, वो बुक्स ऑफ अकाउंट में 1 लाख रुपए की है, राइट। इसकी लाइफ है 5 ईयर। तो ठीक है, इस एसेट को रिवैल्यू किया गया। रीवैल्यू किया गया और इसकी फेयर वैल्यू थी मान लो 1,20,000। तो यहाँ गेन आ गया कितना? गेन आ गया 20,000 का। हमें मानते हैं कि हम फर्स्ट टाइम रिवैल्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको जब हम जर्नल एंट्रीज की पास करेंगे, पीपी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन गेन, ठीक है। रिवैल्यूएशन गेन कितना आ जाएगा? 20,000 का। सरप्लस भी बोल सकते हैं, रिवैल्यूएशन सरप्लस। फर्स्ट एंट्री ये मेरी पास हो गई। सेकंड एंट्री क्या होगी? रिवैल्यूएशन सरप्लस या रिवैल्यूएशन गेन डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, जिसको बोलते हैं RR। कितना? 20,000। ये एंट्री हमारी हो गई पास, फर्स्ट टाइम की है। अब एक चीज देखना कि एसेट पहले हमारी कितने की थी? 1 लाख रुपए की एसेट थी ये, राइट। अभी एसेट कितने से बढ़ गई? 20,000 से। तो हमारी एसेट की अब वैल्यू कितनी हो गई? 1,20,000, राइट। तो अब हम डेप्रीशिएशन किस पे चार्ज करेंगे? 1,20,000 पे चार्ज करेंगे। तो अगर हम डेप्रीशिएशन चार्ज करेंगे, यहाँ बात आती है डेप्रीशिएशन की। डेप्रीशिएशन अब चार्ज होगा किस? 1,20,000 पे चार्ज होगा। जो असेट की वैल्यू होगी उस वैल्यू पर चार्ज होगा। असेट की वैल्यू कितनी हो गई? 1,20,000। तो हम यहाँ एक एज्यूम करते हैं कि एसेट की लाइफ कितनी है। यहाँ एज्यूम करते हैं कि एसेट की जो लाइफ है, वो लाइफ है एसेट की 5 ईयर। 5 ईयर। एसेट की लाइफ कितनी है? 5 ईयर। तो 1,20,000 डिवाइड बाई 5 कितना आ जाएगा? ₹24,000।
तो हमारा डेप्रिसिएशन कितना निकल के आ गया? 24,000। अगर हम इस असेट को रीवैल्यू ना किए होते, अगर इस असेट को हम रीवैल्यू ना किए होते, तो डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज किए होते? 1 लाख अमाउंट पे। ठीक है, तो इफ असेट नॉट रीवैल्यूड, अगर असेट को हम रीवैल्यू ना किए होते तो डेप्रिसिएशन कितने पर चार्ज करते? 1 लाख पे। तो निकालो डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन अमाउंट डेप्रिसिएशन अमाउंट हमारा हो जाएगा 1 लाख डिवाइड बाई 5 ईयर। ठीक है, 20,000। 20,000। तो देखो, रीवैल्यू करने पे डेप्रिसिएशन आ रहा है 24,000, और अगर रीवैल्यू ना किए होते तो डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है? 20,000। डिफरेंस कितना आ रहा है इनके इनके बीच का? 4,000। ये डिफरेंस कितना आ रहा है? 4,000 का। तो जो डिफरेंस आया है 4,000 रुपये का, ये डिफरेंस क्यों आया? अगर एसेट को रीवैल्यू ना किया गया होता तो डिफरेंस नहीं आता। ठीक है, तो सिंपल सा हम 1 लाख पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर देते, 5 ईयर के हिसाब से 20,000 रुपये हम P&L में ले जाते। ठीक है, बट अभी हम एसेट को रीवैल्यू कर दिए, रीवैल्यू करने के कारण एसेट की वैल्यू बढ़ गई। जब एसेट की वैल्यू बढ़ जाएगी तो डेप्रिसिएशन भी बढ़ जाएगा, सिंपल सी बात है। अब P&L में क्या जाएगा? अब जब हम एंट्री पास करेंगे तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू P&L कितना जाएगा? 24,000। ना कि 20,000। एसेट को रीवैल्यू करने के बाद हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, और रिवैल्यूएशन एसेट पर जो डेप्रिसिएशन आता है उसको हम P&L में ले जाते हैं। ठीक है, तो P&L में कितना जाएगा? 24,000 रुपये जाएगा। राइट, तो एक्चुअल में P&L में जाना कितना चाहिए था? 20,000। एसेट को रीवैल्यू कर दिया, रीवैल्यू करने के कारण डेप्रिसिएशन बढ़ गया, कितना? 4,000 रुपये। तो अब इस 4,000 रुपये से P&L हमारा क्या हो गया? ज़्यादा हो गया, क्योंकि P&L में जाना चाहिए था 20,000, गया 24,000, मतलब P&L में कहीं ना कहीं प्रॉफिट हमारा 4,000 से कम हो जाएगा। तो इस प्रॉफिट को कंपनसेट करने के लिए हम क्या करेंगे? इस प्रॉफिट को कंपनसेट करने के लिए जो रिवैल्यूएशन रिजर्व में पैसा पड़ा हुआ है उस पैसे को हम ट्रांसफर करेंगे किसमें? रिटेन अर्निंग में। उस पैसे को हम ट्रांसफर करेंगे रिटेन अर्निंग में, इस 4,000 रुपये को कंपनसेट करने के लिए। तो रिवैल्यूएशन रिजर्व में कितना अमाउंट पड़ा हुआ है? 20,000। देखिए ना यहाँ पे, ये रीवैल्यूएशन रिजर्व में 20,000 रुपये पड़ा हुआ है। इस 20,000 में से 4,000 रुपये हम निकाल लेंगे, समझो ये गुल्लक है, इस गुल्लक से 4,000 रुपये हम निकाल के रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर कर देंगे, ताकि हमारा प्रॉफिट इक्वल हो जाए, और प्रॉफिट हमारा जो है वो 4,000 से जो कम था वो बराबर हो जाए। तो तीसरी एंट्री हम क्या पास करेंगे? ये इंपॉर्टेंट है। तीसरी एंट्री हमारी होगी रीवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट टू रिटेन अर्निंग, टू रिटेन अर्निंग, या ठीक है, कितना? 4,000। दैट्स इट, हो गया। तो यहाँ पे अगर हम बात करें 4,000 जो ये है, ये क्या हमारा है? एडिशनल डेप्रिसिएशन। एडिशनल डेप्रिसिएशन, ये 4,000 रुपये हमारा क्या है? एडिशनल डेप्रिसिएशन। इस एडिशनल डेप्रिसिएशन को कंपनसेट करने के लिए, इस एडिशनल डेप्रिसिएशन को कंपनसेट करने के लिए इसके इक्वल अमाउंट
का जो रिटेन अर्निंग में ट्रांसफ़र करेंगे पैसा, कहाँ से? रीवैल्यूएशन रिजर्व से, इस एडिशनल डेप्रिसिएशन को कंपनसेट करने के लिए। तो हमने रीवैल्यूएशन रिजर्व को डेबिट कर दिया टू रिटेन अर्निंग 4000 से। ठीक है, ये हो गया। दूसरा ये भी देख सकते हो कि हमारा यहाँ पे रीवैल्यूएशन गेन कितना है? 20,000। असट हमारी कितने से बढ़ी? 20,000 से। तो 20,000 को अगर डिवाइड बाई 5 करोगे तब भी कितना आएगा? 4,000। क्योंकि लाइफ कितनी है सर की? 5 ईयर। तो अगर इस 20,000 को डिवाइड बाई 5 ईयर करोगे तो भी कितना आएगा? 4,000। इस 4,000 को हम बोलेंगे एडिशनल डेप्रिसिएशन, और एडिशनल डेप्रिसिएशन को हम कंपनसेट करेंगे जो हमारा रिटेन अर्निंग है, रिटेन अर्निंग में किससे? जो हमारा रीवैल्यूएशन रिजर्व में अमाउंट पड़ा हुआ है उस अमाउंट से। ठीक है, तीनों एंट्री हमने पास कर ली। जो यहाँ हमने देखी थी वो तीनों एंट्री यही है, देखिए। ये पहला क्या था? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू पीपीई। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू पीपीई। ठीक है, उसके बाद ये जो इंपॉर्टेंट एंट्री है, रीवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रिटेन्ड अर्निंग। रीवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रिटेन्ड अर्निंग, लास्ट में जो एंट्री हमने पास किया है ये रही। रीवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रिटेन अर्निंग 4,000। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो। यही यही बात लिखी हुई है ये ऊपर। एडिशनल डेप्रिसिएशन ड्यू टू इंक्रीज इन कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट, सो वी विल एमोर्टाइज रीवैल्यूएशन रिजर्व। जो रीवैल्यूएशन रिजर्व में जो पैसा है उस पैसे को हम एमोर्टाइज करेंगे, उस अमाउंट को हम एमोर्टाइज करेंगे इक्वल टू एक्सेस डेप्रिसिएशन। कितना एक्सेस था? 4,000। 4,000 जो था वो क्या था? एक्सेस डेप्रिसिएशन था। तो इक्वल टू मतलब 4,000 की रिटेन अर्निंग में पैसा हम ट्रांसफर करेंगे एमोर्टाइजेशन रिजर्व से निकाल करके। वही बात यहाँ पे लिखी हुई है। इक्वल टू एक्सेस डेप्रिसिएशन टू रिटेन अर्निंग टू कंपनसेट दी प्रॉफिट। ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। इस पे क्वेश्चन आपके एक स्टडी मटेरियल में दिया गया है, उस क्वेश्चन को भी करवाते हैं आपके। ये आपका स्टडी मटेरियल है, इसमें सारा सब सारा कुछ हो गया था। लास्ट में है ये देखिए, कॉन्सेप्ट एक है इसमें, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। ये सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, कॉस्ट रिवैल्यूएशन, दो तरीके हैं। तो जो आपके ऐसे में क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर है लास्ट का सबसे, ये रहा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये अल्फा लिमिटेड। क्वेश्चन को रीड करो, अच्छे से रीड करो। आप लोग क्वेश्चन सही से रीड नहीं करते हो। अल्फा लिमिटेड हैज मशीनरी एट कॉस्ट 4800 एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 1600। ठीक है, कैरिंग अमाउंट कितनी पड़ी हुई है बुक्स ऑफ अकाउंट में? 4,800। और उसके अगेंस्ट में डेप्रिसिएशन का प्रोविजन कितने का पड़ा हुआ है? 1,600 रुपये का। तो अगर हम नेट कैरिंग अमाउंट की बात करें तो कितना का पड़ा हुआ है? 4800 माइनस 1,600, लेस कर दो, पता पड़ जाएगा। 4800 माइनस 1,600, 3,200। नेट कैरिंग अमाउंट कितने का मशीन का है? 3,200 का है। अच्छा, ऑन 1/4/18, 1/4/18 की वैल्यू दी हुई है। ऑन द डेट द रिमेनिंग लाइफ ऑफ मशीन इज 6 ईयर। मशीन की जो लाइफ है अभी कितनी है? 6 साल है।
ये लाइफ क्यों इंडिकेट कर रहा है? क्योंकि आगे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसलिए बता रहा है। लाइफ कितनी? 6 साल। विद रेसिडुअल वैल्यू 800। ओके। ऑन द सेम डेट वन कंपोनेंट ऑफ मशीन इज रिप्लेस्ड। आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट को हम क्या करते हैं? एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज करते हैं। तो रिप्लेस किया गया है कितने का? 800 का। ऑन द सेम डेट वन कंपोनेंट ऑफ मशीन इज रिप्लेस्ड। द प्राइस ऑफ न्यू कंपोनेंट 600। अच्छा, जो न्यू कंपोनेंट की कॉस्ट कितनी है? 600। एंड कॉस्ट ऑफ द ओल्ड कंपोनेंट वाज 500। अच्छा, जो ओल्ड कंपोनेंट की कॉस्ट कितनी है? 500। डेप्रिसिएशन कितना है? 200। मतलब इस कंपोनेंट की कॉस्ट है 500, उसके अगेंस्ट में एक्मुलेटेड डेप्रिसिएशन पड़ा हुआ है 200। अब आप लोगों को इतना पता होगा कि एक्मुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होता है, ठीक है? ये तो आपको पता ही होगा। द सप्लायर ऑफ न्यू कंपोनेंट टुक द ओल्ड कंपोनेंट एट फेयर वैल्यू 360। अच्छा, जो सप्लायर है कोई न्यू कंपोनेंट का, उसने 360 रुपये का ओल्ड कंपोनेंट भी ले लिया है। ओके। ऑन 31/3/2019 द मशीन इज रीवैल्यूड। इसमें कई कॉन्सेप्ट लग गए। रिवॉल्यूशन किया गया है एज पर कंपनी पॉलिसी कितने का? 5,000 का, 31/3/19 को। ओके। फिर क्या हुआ है? ऑन 31/3/20, एक साल बाद इम्पेयरमेंट किया गया, मतलब उसको फिर वैल्यू किया गया। लॉस कितना आ गया? 900 रुपये का। हैज़ बिन रिकॉग्नाइज्ड फॉर द मशीन। पास जर्नल एंट्री एंड शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट टू बी मेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर एंडिंग 31st March 2019 and 20 and 21 as well. Depreciation to be charged based on straight line method। 3 साल की बोल रहा है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा तीन तीन सालों में, 19, 20, 21 में। तो क्वेश्चन पढ़ो एक बार, समझो क्या कह रहा है। पहला इसमें है कि एसेट की कॉस्ट को रिप्लेस किया गया है एक कंपोनेंट को, और दूसरा इसमें जो हुआ है वो इम्पोर्टेंट ये कि एसेट को रिवैल्यू किया गया है। पहला रिवैल्यू किया गया है 19 में और फिर किया गया है 20 में। तो रिवैल्यू तो हम लोगों को भी कॉन्सेप्ट पता ही है कि क्या करना है। और रही बात कंपोनेंट की, तो कंपोनेंट के बारे में अगर कंपोनेंट रिप्लेसमेंट किया गया तो उसके बारे में हम ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। उसमें बताए थे कि ओल्ड कंपोनेंट की कॉस्ट को हम डी रिकॉग्नाइज करेंगे और न्यू कंपोनेंट की कॉस्ट को हम रिकॉग्नाइज करेंगे, जो भी कैरिंग अमाउंट होगा उस कैरिंग अमाउंट में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को लगाना। अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो इसको। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। तो पहले क्या क्या दिया हुआ है? पहले दिया हुआ है कैरिंग अमाउंट। एसेट की कैरिंग अमाउंट दी हुई है, कितनी हुई? 4800। ये कब दी हुई है? ये दी हुई है अपना 1/4/18 को। डेट याद रखना, अदरवाइज आप गलती कर दोगे। दूसरा क्या दिया हुआ है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, कितने का? 1600 का। तीसरा क्या दिया हुआ है? लाइफ दी हुई है। लाइफ कितनी है? 6 ईयर। फिर क्या दिया हुआ है? रेसिडुअल वैल्यू दी हुई है। रेसिडुअल वैल्यू कितनी? रेसिडुअल वैल्यू कितनी दी हुई है? ये दी हुई है 800।
उसके बाद कॉस्ट ऑफ ओल्ड कंपोनेंट कितना है 500, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इसका कितना है, डेप्रिसिएशन ऑफ कंपोनेंट ये है 200। ये डेटा कुछ दिया हुआ है, इस डेटा को मैंने इसलिए लिख लिया ताकि बार बार देखना ना पड़े। ठीक है, तो एसेट की कैरिंग अमाउंट दी हुई है, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, लाइफ दी हुई है, रेसिडुअल वैल्यू दिया हुआ है, और जो कंपोनेंट है कंपोनेंट की कॉस्ट दी हुई है, उसके अगेंस्ट में जो डेप्रिसिएशन है वो दिया हुआ है। चलिए इसको पहले क्या करते हैं, आपको पता है कि सबसे पहले तो हमें कंपोनेंट की कैरिंग अमाउंट पता होनी चाहिए, जिस जिस डेट पे एसेट को हम क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं, कंपोनेंट को रिप्लेस कर रहे हैं। तो देखिए एक चीज़ में समझना है कि जो ये 4800 है, ये 4800, एक मिनट, और ये 1600, एक बात समझना, ये 4800 और ये 1600, ये टोटल एसेट की वैल्यू दी हुई है। इसमें कंपोनेंट, जो कंपोनेंट है कंपोनेंट की भी वैल्यू इंक्लूड है। मतलब जो ये 200 डेप्रीशिएशन है, ये 200 डेप्रीशिएशन इसमें क्या है, इंक्लूड है। ये 200 डेप्रीशिएशन इसमें इंक्लूड है, और ये जो 4800 है, इस 4800 में ये 500 भी क्या है, ये भी इंक्लूड है। ठीक है, ये चीज़ अगर नहीं समझोगे तो क्वेश्चन में आप गड़बड़ कर दोगे। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले हमें निकालना है कैरिंग अमाउंट, कब का, 31/3/2018 का। बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व होगा, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे एसेट, फिर उसका कंपोनेंट, उसको अलग कर देते हैं कंपोनेंट को, और फिर यहाँ पे टोटल, सिंपल सा। ठीक है, टोटल एसेट कितने की है, 4800 की, तो टोटल एसेट यहाँ पे कितने की है, 4800 की। ये क्या है, कैरिंग अमाउंट 4800, राइट। यहाँ पे लिख सकते हो ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, वो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन भी लेस करना है, क्योंकि ग्रॉस में दिया हुआ है। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट एसेट का कितना हो जाएगा, एसेट का हो जाएगा, अब इसमें से ये 500 कंपोनेंट का हो जाएगा, तो एसेट का अपना कितना हो जाएगा, ये 4300। ऐसे हम बाइफरकेट कर लेंगे ताकि क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो पाए। तो एसेट की कैरिंग अमाउंट, जो ग्रॉस कैरिंग अमाउंट है 4300 है, कंपोनेंट की 500 है, टोटल मिला के कितनी है, 4800। इसको भी इसी कलर से लिख देते हैं, 4800, 4800। अब क्या करेंगे, यहाँ से लेस करेंगे एक्मुलेटेड डेप्रीशिएशन, एक्मुलेटेड डेप्रीशिएशन लेस करेंगे, तभी हमारी निकल के आएगी नेट कैरिंग अमाउंट। और नेट कैरिंग अमाउंट पे हम क्या लगाते हैं, डेप्रीशिएशन लगाते हैं। और चलिए, और टोटल डेप्रीशिएशन कितना है, 1600, तो यहाँ टोटल लिख लेंगे 1600।
उसमें से कंपोनेंट का कितना है, 200 लिखा हुआ है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फॉर कंपोनेंट कितना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 200। 200 कर लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ कितना बचा, 1400। ये लेस हो जाएगा, तो यहाँ हमारा आ जाएगा नेट नेट कैरिंग अमाउंट। नेट कैरिंग अमाउंट हमारा कितना बच जाएगा, 4300 माइनस 1400 करो, कितना आएगा, 2900। ये आ जाएगा 300, और ये हमारा आ जाएगा 3200। चेक कर लो, 3200। ओके, ये आ गया नेट कैरिंग अमाउंट। अब दूसरा काम क्या हो रहा है 31/3/2018 को, वो काम देखो पहले क्या हो रहा है, क्वेश्चन में देखो क्या हो रहा है वो काम। वो काम ये हो रहा है कि इसी दिन 31/3/2018 को, सॉरी 1/4/2018 को क्या हो रहा है, एसेट का कोई कंपोनेंट रिप्लेस किया जा रहा है जिसकी वैल्यू कितनी है, 500। तो रिप्लेसमेंट के केस में हम जो एसेट की कैरिंग अमाउंट होती है, कंपोनेंट की जो कैरिंग अमाउंट होती है, उस कैरिंग अमाउंट को हम डी रिकॉग्नाइज करते हैं। तो इस कंपोनेंट की कैरिंग अमाउंट कितनी है बुक्स ऑफ अकाउंट में, 300, इसको बोलेंगे। इस कैरिंग अमाउंट को हम डी रिकॉग्नाइज करेंगे, और जो न्यू है वैल्यू, उस न्यू वैल्यू को हम रिकॉग्नाइज करेंगे, ऐड करेंगे। तो आइए, एक 4/18, सॉरी ये डेट सही करते हैं, 1/4/18 है। एक 4/18 ठीक है, अब सही है। चलिए, तो हम क्या करेंगे, डी रिकॉग्नाइज करेंगे, डी रिकॉग्नाइज करेंगे ओल्ड कंपोनेंट की कैरिंग अमाउंट को। कितना है, 300। 300 यहाँ से 300। एंड तीसरा काम करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे न्यू कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट। रिकॉग्नाइज करेंगे न्यू कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट, कितने की, शायद है 600। हम्म हम्म, देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या है। प्राइस ऑफ न्यू कंपोनेंट 600। ओके, यहाँ जाएगा 600। तो ये सब करने के बाद अब हमारी कैरिंग अमाउंट कितनी निकल के आ जाएगी, अब हमारा अमाउंट निकल के ये 2900 आ जाएगा। 2900 का 2900 रहेगा, ये हमारा हो जाएगा 600। क्योंकि देखिए 300 में से 300 चला गया, ये 300 था ना, 300 में से 300 चला गया, जीरो हो गया। 600 रुपये का हमने फ्रेश रिकॉर्ड कर दिया। या ऐसे कर सकते हो, 300 प्लस 600 900, माइनस 300 600, ये 600 बचेगा, और 600 ये, तो ये हमारा हो जाएगा 3500। 3500 देखो, 3200 माइनस 300, 2900 प्लस 600, 3500। तो अब हमारे जो एसेट की कैरिंग अमाउंट कितनी है विद कंपोनेंट,
कंपोनेंट के साथ एसेट की कैरिंग अमाउंट कितनी है 3500। तो जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, डेप्रीसिएशन फॉर 18-19, डेप्रीसिएशन फॉर 18-19, क्योंकि जो ये वैल्यू दी हुई है ये 1/4/18 की दी हुई है, बिगिनिंग की दी हुई है, तो 31 मार्च आएगा, तो यहाँ पे क्या चार्ज होगा, डेप्रीसिएशन चार्ज होगा। तो आइए क्या लगेगा, तो हमारा डेप्रीसिएशन कैसे निकलेगा, कैरिंग अमाउंट 3500 माइनस करेंगे रेसिडुअल वैल्यू, मत भूलना, कभी कभी क्वेश्चन में लोग भूल जाते हैं, रेसिडुअल वैल्यू कितनी दी हुई है 800, जल्दबाजी में गड़बड़ करके आ जाओगे, 800 डिवाइड बाई 5 ईयर, 6 ईयर, 6 ईयर है, 6 ईयर, लाइफ कितनी है 6 ईयर, लाइफ इसकी है 6 ईयर। करो 3500 माइनस 800, 2700 डिवाइड बाई 6, कितना आ गया 450, 450, ये क्या आ गया, 18-19 का डेप्रीसिएशन आ गया, ठीक है, 18-19 का क्या आ गया डेप्रीसिएशन। तो आफ्टर डेप्रीसिएशन कैरिंग अमाउंट कितना बचेगा, आफ्टर डेप्रीसिएशन कैरिंग अमाउंट बचेगा 3500 की एसेट थी, डेप्रीसिएशन चार्ज हो गया 450, तो हमारा ये बन जाएगा 3050, ये ये बन जाएगी हमारी कैरिंग अमाउंट। तो 18-19 का तो हमारा कंप्लीट हो गया, 19 का, अब आता है 19-20, 2019 एंड 2020। चलिए चलते हैं, 2019 एंड 2020, ठीक है। तो 2019-20 में कुछ हुआ है, रिवैल्यूएशन किया गया है, यहाँ पे आइए, ऑन 31/3/2019, 31/3/2019 का मतलब क्या है, 1/4/2019 भी बोल सकते हो इसको, ठीक है, 31/3/19 को 1/4/2019 भी बोल सकते हो दूसरी भाषा में। ये देखिए, ये जो बैलेंस है 3050, ये कब का है, ये बैलेंस है 31/3/19 का, राइट, 31/3/19 का बैलेंस है। अब यहीं पे एसेट को क्या किया गया है, रीवैल्यू किया गया है, एसेट को रीवैल्यू किया गया है, और रीवैल्यू करने पे गेन कितना आ रहा है, एसेट को रीवैल्यू किया गया है 5000 पे। तो आइए रीवैल्यूएशन इज डन, रीवैल्यूएशन किया गया है, ठीक है। अब देखो कितने से किया गया है, 5000 से किया गया है, तो फेयर वैल्यू कितने की हो गई, फेयर वैल्यू हो जाएगी ऑफ एसेट 5000, और कैरिंग अमाउंट कितने का पड़ा हुआ है 3050 का, तो गेन हमारा कितना आ गया, गेन 5000 माइनस 3050, 1950 रुपये का हमारा क्या आ गया, गेन आ गया, 1950, ये गेन आ गया।
इस गेन को फर्स्ट टाइम कहाँ ले जाएंगे, फर्स्ट टाइम हुआ है तो इसको ले जाएंगे रीवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट में ले जाएंगे। और अब डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज होगा, अब डेप्रिसिएशन चार्ज होगा जो रीवैल्यूड एसेट है उस एसेट पे चार्ज होगा। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज होगा, अब इस वैल्यू पे चार्ज होगा। तो लगाओ डेप्रिसिएशन फॉर 2020, 19, 20 जो भी है, ये रहा आपका 5। वैसे डेप्रिसिएशन चार्ज किस पे होना चाहिए था, 3050 पे, अगर असेट को रीवैल्यू ना किया गया होता, बट रीवैल्यू किया गया है तो किस पे चार्ज होगा, 5000 पे। माइनस रेसिडुअल वैल्यू कितनी है, 800, मत बोलना इसको। एसेट की लाइफ कितनी थी, 6 ईयर थी, अभी 1 साल कम हो गई होगी, अब कितनी बची होगी, 5 ईयर, क्योंकि हम खड़े हैं 2020 में। तो ये हमारा निकल के आ जाएगा -8 डिवाइड बाई 5, 840। ये हमारा क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन हो जाएगा, डेप्रिसिएशन हो जाएगा हमारा ये, ठीक है। इसकी अगर जर्नल एंट्री की बात करें तो ये हमारा जाएगा आपका गेन जो है ये गेन ट्रांसफ़र हो जाएगा, ये गेन, ये गेन चला जाएगा आपका आर में, रीवैल्यूएशन रिजर्व में। और पीपी हमारी क्या, पीपी हमारी इतने से बढ़ जाएगी 1950 से, ठीक है। चलिए आता है 2020, 2021, 2020, 2021 आता है। अब क्या हुआ, अब हमारी जो, हाँ यहाँ पे कैरिंग अमाउंट भी निकाल देते हैं, कैरिंग अमाउंट। एक काम बचा है वो भी कर देते हैं, कैरिंग अमाउंट भी निकाल देते हैं। ये हमारी आ जाएगी -840, 4160। अब कर लेते हैं 2020, 2021 के बाद कैरिंग अमाउंट कितना, कैरिंग अमाउंट 4160, ओके। लाइफ कितनी बची है, लाइफ बची है 4 ईयर, पहले 6 ईयर थी, 1 साल और कम हुई, 5 ईयर, अब कितनी बची होगी, 4 ईयर, ओके। अब क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ है क्या, कि 31/3/2020 में इम्पेयरमेंट लॉस आया है 900 रुपये। इम्पेयरमेंट लॉस क्या होता है, इम्पेयरमेंट लॉस वही है रीवैल्यूएशन लॉस, जब असेट की कैरिंग अमाउंट हमारी ज़्यादा हो जाती है फेयर मार्केट वैल्यू से, तो हमारा आता है इम्पेयरमेंट लॉस, ठीक है। जैसे गेन आता है वैसे लॉस आता है। तो अगले साल जब असेट को रीवैल्यू किया गया तो 900 रुपये का क्या हमारा आ गया, लॉस आ गया। तो लॉस के केस में हमने सीखा था कि अगर फर्स्ट टाइम गेन आया है, सेकेंड टाइम लॉस आया है, तो क्या करते हैं, फर्स्ट टाइम गेन आया है, सेकेंड टाइम लॉस आया है, तो लॉस के अमाउंट को पहले हम एडजस्ट करते हैं गेन के अमाउंट के साथ, फिर जब कोई लॉस का अमाउंट बचता है तो उसको ले जाते हैं P&L में। तो चलिए देखते हैं। तो इम्पेयरमेंट लॉस कितना आया है,
इम्पेयरमेंट लॉस हमारा आया है 900। हाँ 900 आया है। तो कैरिंग अमाउंट हमारी कितनी बच जाएगी अब? कैरिंग अमाउंट हमारी हो जाएगी 4160 माइनस 900, क्योंकि लॉस हो गया तो ये हमारी बच जाएगी 3260। ये तो हमारी एसेट की कैरिंग अमाउंट हो गया। दूसरा एडजस्टमेंट किया जाएगा रीवैल्यूएशन रिजर्व के साथ। पहला एडजस्टमेंट तो हमने कर लिया, दूसरा करेंगे रीवैल्यूएशन रिजर्व के साथ। आइए, तो गेन कितना था? अर्लियर गेन कितना हुआ था? अर्लियर गेन कितना हुआ था? अर्लियर गेन हुआ था हमारा यहाँ ये 1950 रुपये का, 1950 का। ठीक है, अब नाउ क्या हुआ? लॉस कितना हो गया? 900 का। तो पूरा का पूरा लॉस इसी में खपत हो गया, मतलब हमें पेंडर में ले जाने की आवश्यकता नहीं है कुछ भी रुपये। 1950 माइनस 900, 1050। हमारा जो बैलेंस बचेगा 1050 बचेगा किसका? रीवैल्यूएशन रिजर्व का। कहाँ? 31/3/2021 को। ठीक है, और अब लगाते हैं डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन कैसे लगेगा? देखिए 3260 कैरिंग अमाउंट बचा, 800 उसमें से रेसिडुअल वैल्यू लेस कर देंगे। ठीक है, 4 ईयर लाइफ बची, 4 ईयर। 3260 माइनस 800 डिवाइड बाई 4, ये हो जाएगा 615। ये क्या हो जाएगा? डेप्रिसिएशन हो जाएगा। तो अब कैरिंग अमाउंट आफ्टर डेप्रिसिएशन ये हो जाएगी 3260 माइनस 615। 2645। ये सारी आपकी वर्किंग नोट हो गई, सब कुछ निकल गया। अब आपको जर्नल एंट्री पास करनी है, सिंपल सा पास कर सकते हो। आइए आपके क्वेश्चन में दिखाते हैं। ये रहा पहला, देखिए डेप्रिसिएटेड वैल्यू कितनी है? 3050, 3050। ये रही आपकी 3050, ये रही। ठीक है, ओके। और उसके बाद ऑन 31/3/2020 को कैरिंग अमाउंट कितना है? 31/3 आफ्टर इम्पेयरमेंट 3260, और डेप्रिसिएशन कितना गया? 615। ये भी दिखाते हैं। ये रहा 615 डेप्रिसिएशन, ये रहा डेप्रिसिएशन, और ये 3260 रुपये रही। ये 2645 रुपये रहा आफ्टर। इन्होंने तो आफ्टर का किया नहीं, हमने आफ्टर का भी कर दिया कि आफ्टर डेप्रिसिएशन कैरिंग अमाउंट क्या निकलेगी, हमने ये भी निकाल दिया है। ठीक है, एंट्री पास क्या किए? कंपोनेंट को परचेस किए। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू सप्लायर, कितने का? 600 का परचेस, कितना? 600 का, 600 का परचेस किए थे। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू सप्लायर कंपोनेंट की अकाउंटिंग किए हैं। फॉर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, अब एसेट को डी रिकॉग्नाइज करोगे ना, एसेट को डी रिकॉग्नाइज करोगे ना कंपोनेंट को। तो कंपोनेंट को जो डी रिकॉग्नाइज करोगे तो कंपोनेंट के संबंध में जो डेप्रिसिएशन भी है उस डेप्रिसिएशन को भी डी रिकॉग्नाइज करोगे। तो कंपोनेंट का डेप्रिसिएशन कितना था? यहाँ पे देखिए, ये है 200। ये कंपोनेंट का डेप्रिसिएशन 200 है, तो इसको भी हम डी रिकॉग्नाइज करेंगे।
और प्लस 300 रुपये इसको भी डी रिकॉग्नाइज करेंगे, तो टोटल 500 वैल्यू को हम बुक से डी रिकॉग्नाइज कर देंगे। वही यहाँ पे क्या गया है। ठीक है। 200 प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, यहाँ ये किसका है, कंपोनेंट का है। यहाँ ये है कंपोनेंट का, ये हमारा कंपोनेंट का है। टू सप्लायर 360, क्योंकि सप्लायर ने क्या किया है, 360 रुपये का ओल्ड प्लांट ले लिया है, तो टू सप्लायर 360 हो गया। टू मशीनरी अकाउंट 500 रुपये का हम डिरिकॉग्नाइज कर देंगे, प्रॉफिट आ जाएगा 60 रुपये का। प्रॉफिट तो आपका ऐसे निकल जाएगा, देखिए 300 रुपये की एसेट थी और 360 में ले गया वो कौन, सप्लायर। 300 रुपये की एसेट थी बुक में, ये देखिए एसेट की वैल्यू कितनी थी बुक में, नेट कैरिंग अमाउंट, हम नेट की बात कर रहे हैं। नेट कैरिंग अमाउंट 300 रुपये की थी। इस 300 रुपये की एसेट को, 300 रुपये के कंपोनेंट को जो सप्लायर है उसने कितने में खरीद लिया, 360 में, तो 60 रुपये का प्रॉफिट तो अपने आप आ गया। वेरी सिंपल। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री पास हो गई। सेकंड क्या होगी, 31/3/19 की। 31/3/19 को क्या होगा, डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा, और डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना, 450 रुपये। आइए दिखाते हैं 450 रुपये। ये रहा 450 रुपये, आप एंट्री आराम से पास कर सकते हो। 450 रुपये का डेप्रिसिएशन हो गया। सेकंड में आओ, 31/3/19। 31/3/19 को क्या हुआ है, 31/3/19 को रीवैल्यूएशन किया गया है एसेट का। रीवैल्यूएशन करने पे कुछ गेन हुआ है, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टू रीवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट 1950 रुपये। 1950 रुपये, ये क्या है, रीवैल्यूएशन है। ठीक है, मशीनरी के खाते में गया है 100, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के खाते में गया है 1850। फिर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 840, 840। फिर इम्पेयरमेंट 900, और डेप्रिसिएशन 615। ये रहा 615। 900 कौन सा है, ये 900 इम्पेयरमेंट का है, क्योंकि इम्पेयरमेंट लॉस कहाँ जाती है, P&L में जाती है। आठ सौ चालीस ये रहा आपका, ये 840। तो देखिए वो वर्किंग नोट हमने पूरी कर दी है। अब आप क्या कर सकते हैं, इस वर्किंग नोट के हेल्प से आप जर्नल एंट्री आराम से पास कर सकते हैं, क्योंकि कुछ तो आपको अपने आप से भी करना पड़ेगा। नहीं समझ में आता है तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हो। तो आपके हिसाब से, आपके स्टडी मटेरियल के हिसाब से तो क्वेश्चन में अभी कुछ बचा नहीं है, सारे क्वेश्चन आपके हो गए हैं।
इसी क्वेश्चन की समरी भी दी हुई है नीचे देखिए। 19 में क्या होगा, प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल ऑफ मशीनरी 60 आया निकल के, वही दिया हुआ है। एनुअल डेप्रिसिएशन 450, क्या क्या दिखाया जाएगा, कैसे दिखाया जाएगा। तो P&L में दो एंट्री जाएंगी, आपका 60 और रुपीज़ आपका जो डिस्पोजेबल पे हुआ, जो प्रॉफिट हुआ गेन हुआ वो जाएगा, और डेप्रिसिएशन का जाएगा। फिर बैलेंस शीट में क्या जाएगा, जो ये जाएगा ना, रीवैल्यूड फिगर जाएगी, ये बैलेंस शीट का पार्ट बन जाएगा। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो था नील हो गया, क्योंकि हम लोगों ने पहले एडजस्टमेंट कर लिया, कुछ नहीं जाएगा। फिर आता है 20 के केस में P&L में जाएगा, डेप्रिसिएशन जाएगा। इम्पेयरमेंट लॉस ये जाएगा। रिवैल्यूएशन सरप्लस एज OCI इज रिड्यूस्ड फॉर इम्पेयरमेंट लॉस। ट्रांसफर फ्रॉम रीवैल्यूएशन प्रॉफिट टू रिटेन अर्निंग, जो कॉन्सेप्ट हमने सिखाया था, ठीक है, कि रीवैल्यूएशन रिजर्व से प्रॉफिट ट्रांसफर होगा रिटेन अर्निंग में, जितना एडिशनल डेप्रिसिएशन लगता है। तो एडिशनल डेप्रिसिएशन जितना लगा उतना ट्रांसफर हो जाएगा। एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना लगा वो भी देख लो, कैसे कितना लगा, देखो। जब एसेट को रीवैल्यू किया गया, तो रीवैल्यू करने के बाद एसेट की कॉस्ट कितनी हो गई, 5000, ठीक है। तो कितने से रीवैल्यू किया गया, रीवैल्यूएशन रिजल्ट कितना निकल के आ गया, 1950। 1950 एसेट की लाइफ कितनी थी, 5 ईयर, डिवाइड बाई 5, तो कितना निकल के आ जाएगा, 390। सिंपल सा। अगर यहाँ पे हम कर दें एडिशनल डेप्रिसिएशन, चलो एक पॉइंट यहाँ पे भी डाल देते हैं, एडिशनल डेप्रिसिएशन का, ये एडिशनल डेप्रिसिएशन, ठीक है। कैसे निकल के आ जाएगा, देखिए दो तरीके निकालने के। या तो जो आपकी जो गेन अमाउंट है, गेन अमाउंट को लाइफ से डिवाइड कर दो, आपका निकल के आ जाएगा। गेन अमाउंट कितना है, 1950, 1950 गेन अमाउंट है, और लाइफ इसकी कितनी है, 5 ईयर, कितना निकल के आ जाएगा, 390। पहला तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये हो गया कि आप डिफरेंस निकाल लो। आप ये एज्यूम करो कि अगर इसका रीवैल्यूएशन ना हुआ होता तो कितना डेप्रिसिएशन आता। तो अगर इसका रीवैल्यूएशन ना हुआ होता तो डेप्रिसिएशन हम निकालते कितना, 450 निकल के आता डेप्रिसिएशन। अगर इसका रीवैल्यूएशन ना हुआ होता तो डेप्रिसिएशन निकल के आता 450, और रीवैल्यूएशन हो जाने के बाद डेप्रिसिएशन कितना निकल के आया, 840। 840, 390 निकल के आ जाएगा। दो तरीके हैं, किसी भी तरीके से आप निकाल सकते हो 390 रुपये ये, ठीक है। ये 390 रुपये। फिर बैलेंस शीट में मशीनरी इज सोन 4100 रुपये की, ठीक है। ये कैरिंग अमाउंट 4100 रुपये की, यहाँ वो दिखाते हैं, ये 4160। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 840, रिवोल्यूशन सरप्लस 660 हो जाएगा, और 660, 1950 माइनस 390, राइट। 31 मार्च 21, 615 जाएगा डेप्रिसिएशन। ट्रांसफर टू रिवोल्यूशन रिटेन अर्निंग हमारा हो जाएगा 165, ठीक है, 660 का। और इन बैलेंस शीट मार्च, ये बैलेंस हो जाएगा 1455, हमारा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हो जाएगा। और रिवोल्यूशन प्रॉफिट अंडर द इक्विटी ये आ जाएगा 495 रुपये। तो सारी वर्किंग नोट हमने आपको करके दी हुई है, आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अपना बचा हुआ है,
अकाउंटिंग फॉर चेंज विथ पीपीई। अगर कुछ अकाउंटिंग में चेंज करना है, अगर कोई एस्टीमेट चेंज होता है, तो चेंज के केस में अकाउंटिंग कैसे की जाएगी? चेंज इन एस्टीमेट यूजफुल लाइफ। तो अगर मान लो कोई यूजफुल लाइफ हमने एस्टीमेट किया था पहले 8 ईयर, अभी क्या हो गया, 5 ईयर हो गया। या चेंज इन एस्टीमेट इन साल्वेज वैल्यू जो है उसमें कुछ चेंज हो गया, या मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन में चेंज हो गया। तो ऑल ट्रीटमेंट शुड बी डन बेसिस ऑफ प्रोस्पेक्टिवली। जिस डे से चेंज आया है उसी डे से आप उसकी अकाउंटिंग कर लोगे, कोई कुछ इसमें नहीं करना है। लाइक पहले एसेट की वैल्यू थी 5 लाख और लाइफ थी 5 साल, तो उस पर हम चार्ज कर रहे थे डेप्रिसिएशन, मान लो चार्ज कर रहे थे, तो 5 साल में उसको हमें डेप्रिसिएट करना था 1 लाख रुपए को, तो 20-20 हज़ार रुपये हमें डेप्रिसिएट करना था। लेकिन हम सेकेंड ईयर के लास्ट में हम एज्यूम करते हैं कि इसकी लाइफ अभी है क्या, 8 साल है। तो अब सेकेंड ईयर के लास्ट में जो कैरिंग अमाउंट होगा उस पर हम 8 साल के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे। चेंज इन एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ साल्वेज वैल्यू, सेम वही इसमें भी है। चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ऑल ट्रीटमेंट शुड बी डन क्या होंगे, प्रोस्पेक्टिवली होंगे, रेट्रोस्पेक्टिवली कोई भी इसका एडजस्टमेंट नहीं किया जाएगा। एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर चेंज होता है डिसमेंटलिंग कॉस्ट में, मान लो डिसमेंटलिंग कॉस्ट की हमने पहले एज्यूम किया था कि इस पे 1 लाख खर्चे होने वाले हैं डिसमेंटलिंग पे, और अभी लगता है कि नहीं यार 1 लाख से नहीं काम चलेगा, इस पे 1.5 लाख खर्चा होगा। तो आप क्या करेंगे? तो जितना इंक्रीज होगा उस इंक्रीज अमाउंट को अगर एंटिटी ने कॉस्ट मॉडल अडॉप्ट करके रखा हुआ है, तो कॉस्ट मॉडल के संबंध में हम एंट्री पास करेंगे पीपीई अकाउंट डेबिट टू डिसमेंटलिंग कॉस्ट, राइट। कॉस्ट मॉडल अगर एंटिटी फॉलो करती है तो हम इसकी एंट्री पास करेंगे पीपीई अकाउंट डेबिट टू डिसमेंटलिंग कॉस्ट। अगर इंक्रीज हुआ है तो इधर प्रोविजन हमारा बढ़ जाएगा उतने रुपए से, उधर डिसमेंटलिंग कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। दूसरा, अगर डिक्रीज हुआ है तो इधर हमारा प्रोविजन भी डिक्रीज हो जाएगा, उधर हमारी पीपी की कॉस्ट भी डिक्रीज हो जाएगी। सिंपल सा हो जाएगा। इफ रिवैल्यूएशन मॉडल ऑप्टेड, अगर कंपनी रीवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करती है तो क्या होता है? तो रीवैल्यूएशन मॉडल के केस में हम पीपीई में कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं, एसेट की कॉस्ट में कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं। जो होता है रीवैल्यूएशन रिजर्व से डेबिट या क्रेडिट होगा। तो यहाँ सिंपल सा होगा, रीवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट। अगर हमारा क्या, अगर हमारी बढ़ती है, अगर हमारा जो एस्टिमेट है वो बढ़ जाता है, तो उस केस में इंक्रीज के केस में रीवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट हो जाएगा, और डिक्रीज के केस में उल्टा कर देंगे। बट आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में एक भी क्वेश्चन इस पर नहीं दिए हुए हैं, फिर भी नेक्स्ट लेक्चर में इस पर 1-2 क्वेश्चन करवा करके इसको ख़त्म कर देंगे और एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे इंपॉर्टेंट, इंडेस 103 या इंडेस 110। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।